हेलो दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस, सॉल्ट क्या चीजें हैं? ये तीनों क्या चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों क्या है? केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास, यानी कि जब एलिमेंट्स अपनी मास की फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन करते हैं तो जो चीजें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? केमिकल कंपाउंड्स। एलिमेंट यानी कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सारे एलिमेंट्स हैं। जब ये कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर हमने वाटर का केमिकल कंपाउंड बनाना है, वाटर इज ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड, आपको पता ही है ना, वाटर इज ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड। यानी कि अगर हमने वाटर का केमिकल कंपाउंड बनाना है तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 होनी चाहिए बाय देयर मास। बाय देयर मास दोस्तों, बाय देयर मास। अगर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बनाना है, यानी कि H2O2 का बनाना है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन जब करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे? 1:16 में करेंगे। यानी कि फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन जब करते हैं, जब एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो जो चीजें हमें मिलती हैं वो क्या होती हैं? सभी क्या होती हैं? केमिकल कंपाउंड्स। तो केमिकल कंपाउंड आपको पता चल गया। अभी हम वापस आते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है, उनका आकार कैसा है। किसी भी चीज को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली हमारी यही इच्छा होती है कि हम उनको देखें, उनका फिजिकल ओवरव्यू जान ले। क्या कि उनकी शेप, उनका साइज कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनका टेस्ट कैसा है, उनका ऑर्डर यानी कि उनकी स्मेल कैसी है, टेस्ट। अभी बात करते हैं एसिड एंड बेसिस की। एसिड और बेसिस के टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों हम। फिजिकल ओवरव्यू में सबसे पहले हम एसिड एंड बेसिस के टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। एसिड का टेस्ट दोस्तों खट्टा होता है, खट्टा। जैसे कि नींबू अपना खट्टा होता है तो उसमें पक्का क्या होगा? एसिड होगा। टमाटर अपना खट्टा होता है उसमें पक्का क्या होगा? एसिड होगा। ऐसे ही बेसिस का टेस्ट क्या होता है? बिटर, यानी कि कड़वा। बेसिस का टेस्ट कड़वा होता है तो हमारे दिमाग में जब भी कड़वा शब्द आता है तो करेला मेरे दिमाग में बन जाता है, तो करेले में पक्का क्या होगा? बेस होगा। तो हमें टेस्ट के बारे में, फिजिकल ओवरव्यू में सबसे पहले हमें क्या चीज पता चली कि ये खट्टा होता है टेस्ट में और ये कड़वा होता है टेस्ट में। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम बेसिस को छूते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी साबुन को छू रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बेसिस आर सोपी व्हेन टच्ड, यानी कि जब हम उनको छूते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जैसे वो साबुन ही हो। तो बेसिस व्हेन टच्ड दे फील लाइक सोप। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं दोस्तों एसिड्स की कुछ एग्जांपल, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। बेसिस की कुछ बात कर लेते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस। अब दूसरी और क्या बेस होता है हमारे पास? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेस। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो ए बेस। तो हमारे दिमाग में एग्जांपल्स क्लियर होगी। HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेसिक बेकिंग सोडा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब मैंने आपको ये तो बता दिया दोस्तों कि इसका टेस्ट वैसा होता है, इसका टेस्ट वैसा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर एक केमिकल कंपाउंड को टच करके या उसको पी के या उसका टेस्ट करके ही बताओगे कि ये एसिड है या बेसिस है, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स आर टू डेंजरस। कई केमिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को अपनी जीभ पे टच कर लोगे तो हो सकता है वो आपकी जीभ में गड्ढा कर दे, यानी कि दीज आर टू डेंजरस। तो इसका मतलब हम उनको कैसे
पहचानेंगे कि ये एसिड है या ये बेस है? तो इसको पहचानने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्या काम क्या होता है दोस्तों? जब उनको हम एसिड या बेस से रिएक्ट करवाते हैं, जब उनमें डालते हैं, तो वो ये हमें ये बताते हैं कि ये कंपाउंड एसिड है या बेस है। दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों। दो तरह के कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। पहला इंडिकेटर होता है कि जो कलर से हमें बताता है कि ये एसिड है या बेस है, यानी कि जब हम उसके ड्रॉप्स या वो कंपाउंड उस सॉल्यूशन में डालेंगे, जो हमें गिवन सॉल्यूशन है, तो हमें कलर से बता देगा कि वो एसिड है या बेस है। और दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो हमें स्मेल से बता देते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये एसिड है या बेस है, वो स्मेल से बता देते हैं। अब अगली बात, हम जो अपनी लैब में यूज करते हैं वो यूज करते हैं इंडिकेटर्स दोस्तों लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या चीज होती है? लिटमस पेपर स्ट्रिप्स होती हैं दोस्तों, पेपर जैसी स्ट्रिप्स होती हैं। जब हम उनको एसिड या बेसिन में डुबोते हैं तो वो अपना कलर चेंज करती हैं। कलर कैसे चेंज करती हैं और किस किस में कौन कौन सा लिटमस पेपर चेंज करता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू व्हेन रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ बेस 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 बेस। अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। अगर हम रेड लिटमस पेपर को हम किस में डालेंगे? एसिड में डालेंगे, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? कलर नो चेंज, रेड से रेड ही रहेगा। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा दोस्तों, रेड। इट्स कलर चेंजेस इनटू रेड। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? नो चेंज, ब्लू ही रहेगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे हमें क्या क्या चीजें पता चली? एक तो ये चीज पता चली कि अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर देगा, और ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर देगा। तो हमें क्या क्या चीजें पता? बेस के बारे में हमें 3 चीजें पता चली कि बेस, बीटर एंड ब्लू। तो तीनों चीजें याद रह जाएंगे ना दोस्तों। बेस टेस्ट क्या होता है? बिटर, और कलर कौन सा देता है? ब्लू। और एसिड क्या होता है? एसिड होता है सॉर इन टेस्ट, एंड कलर कौन सा देता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पहचान करनी हो कि कौन सा कंपाउंड, 2 कंपाउंड दे दिया आपको, कौन सा कंपाउंड एसिड है या कौन सा कंपाउंड बेस है, तो आप टेस्ट तो करने से रहे। टेस्ट करोगे तो आपको खतरा हो सकता है। तो आप क्या करोगे कि लिटमस पेपर लोगे, मान लीजिए आपके पास रेड लिटमस पेपर है, पहले सॉल्यूशन में डुबोगे, अगर उसके कलर में चेंज आ गया, रेड लिटमस पेपर के कलर में चेंज आ गया और वो ब्लू होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो बेस होगा। अगर उस रेड लिटमस पेपर के कलर में चेंज नहीं आया तो वो क्या होगा? एसिड होगा। सिंपल सी बात है, आपको टेस्ट करने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर टेस्ट करोगे तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसीलिए इंडिकेटर्स या हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। फिजिकल ओवरव्यू खत्म होने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके केमिकल ओवरव्यू की। केमिकल ओवरव्यू को स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा आपको वो टॉपिक रिवाइज करवा देता हूं। मान लीजिए 2 एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है। वो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है दोस्तों? कि मान लीजिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हमारे पास 2 एटम्स हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है, और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है।
अब ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से मांग लेगा और हाइड्रोजन को अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करना पड़ेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसी से इनमें क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, क्लोरीन में, ये आयनिक बॉन्ड बन गया दोस्तों। अब जब ये आयनिक बॉन्ड टूटता है, अब जब ये आयनिक बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग अलग से जब चले जाते हैं, तो जो हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया था वो क्लोरीन अपने साथ ही ले जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्लोरीन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पहले कितने थे, 17, अब वो कितने हो गए, 18। और हाइड्रोजन के पास टोटल 0 इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने क्लोरीन को दे दिया। इसके पास अभी हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं, एक ही है, प्रोटॉन में तो कोई चेंजेस नहीं है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन घट गया। तो इस पे अभी हमें सब पता है, हमें सभी जानते हैं कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो क्या होता है दोस्तों, इसके पास अभी एक प्रोटॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, एक प्रोटॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में अभी ज्यादा है, कितने ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसी की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अभी इसमें क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको समझ में आ गया क्यों आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी ये आयनिक बॉन्ड टूटता है तो इसमें से एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव और एक एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो इन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, आयंस। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, आयंस। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, या हम कह सकते हैं जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जिन एलिमेंट्स पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है उनको हम क्या कह देते हैं, आयंस हैं। अब ये आयंस बन गए, यानी कि जब कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड टूटता है तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट और एक नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट। दोनों क्या होते हैं, दोनों आयंस हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और ये नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो यानी कि जब ये कंपाउंड टूटेगा तो कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस होंगे। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अभी हम मूव करते हैं एसिड एंड बेसिस की स्टडी पर। एसिड एंड बेसिस की केमिकल स्टडी में दोस्तों हम देखते हैं, जब भी हम किसी भी एसिड को, मान लीजिए HCl ही है हमारे पास, जब भी हम किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जब उसमें पानी डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर ही होता है दोस्तों, कि जब भी हम किसी एसिड को पानी में मिक्स करते हैं, जब उसका सॉल्यूशन पानी में तैयार करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि वो डिसोसिएट हो जाता है, वो कंपाउंड टूट जाता है। हम पहले पढ़ के आए हैं, ये आयनिक कंपाउंड है, जब आयनिक कंपाउंड टूटेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैटायन एंड एनायन, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं, दूसरा एसिड कौन सा है, H2SO4, कौन सा एसिड है ये,
सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम एक्व सोल्यूशन लेंगे यानी कि पानी में सोल्यूशन लेंगे उसका, तो क्या होगा, ये भी टूटेगा, किसमें किसमें, 2H पॉजिटिव टूटेंगे और SO4 2 नेगेटिव टूटेगा। कोई और एसिड ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। HNO3 जब टूटेगा एक्व सोल्यूशन में जाके तो क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी, H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा एंड NO3 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। तो हम तीनों में क्या चीजें देख रहे हैं, तीनों में क्या कॉमन चीज देख रहे हैं, हर एक एसिड में H पॉजिटिव बन रहा है, हर एक एसिड अपने एक्व सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दे रहा है। तो यही इसका केमिकल ओवरव्यू है दोस्तों। कोई भी एसिड का अगर हम वाटर में सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, तो पानी में घुलते ही वो H पॉजिटिव जरूर देगा। तो केमिकल ओवरव्यू में हमें क्या चीज पता लगी कि हर एक एसिड पानी में जाते ही H पॉजिटिव आयंस देता है, जहां हम कह सकते हैं H पॉजिटिव कैटायंस देता है। दूसरी तरफ बात करते हैं दोस्तों बेसिस के केमिकल ओवरव्यू की। बेसिस यानी कि NaOH को जब हम एक्व सोल्यूशन में लेंगे यानी कि पानी में उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे तो वो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे एक्व सोल्यूशन में लेंगे तो वो Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। अगर हम कोई भी और बेस लेंगे तो वो भी ऐसे ही टूटेगा, यानी कि वो अपने एक्व सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, वो अपने एक्व सॉल्यूशन में OH नेगेटिव दे रहे हैं। तो बेसिस का केमिकल ओवरव्यू क्या है दोस्तों, बेसिस का केमिकल ओवरव्यू ये है कि हर एक बेस अपने एक्व सॉल्यूशन में क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। तो हमें केमिकल ओवरव्यू दोनों के समझ में आ गए, क्या क्या कि एसिड्स अपने एक्व सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है और बेसिस अपने एक्व सॉल्यूशन में OH। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना। एसिड एंड बेसिस की केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इनको आपस में ही रिएक्ट करवा के देखते हैं कि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एसिड अपने आप से मान लीजिए। आपने मान लिया HA, कोई भी एसिड है, H हमें चाहिए, A कुछ भी और भी कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए बेस आपके पास BOH, कोई भी बेस है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि पहले तो एसिड टूटेगा किस किस में, H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में एसिड टूटेगा और B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगी। तो हम क्या जानते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर, H2O वाटर बन जाएगा और बेस एंड एसिड कंबाइन करके BA बना लेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब एसिड एंड बेसिस रिएक्ट तो क्या चीजें प्रोड्यूस होती है, एक तो वाटर प्रोड्यूस होता है और जो ये चीज प्रोड्यूस हुई है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सॉल्ट, हमारा तीसरा नाम जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। यानी कि जब एसिड एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो कॉमन हमारा वाटर एंड दूसरी चीज एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। चलिए दोस्तों, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे पहले उनका आंसर करते हैं। आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपकी डेली लाइफ में अगर किसी आदमी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हम बेकिंग सोडा, विनेगर या लेमन, इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड दें ताकि उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अभी हम एक केमिकल रिएक्शन करके हटे हैं दोस्तों, उसमें हमने क्या किया, अगर एसिड एंड बेस रिएक्ट करें तो वाटर प्रोड्यूस होता है और एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, जब एसिड में हम बेस डालेंगे तो एसिड खत्म हो जाएगा, नया कंपाउंड बन जाएगा वाटर तो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, वाटर तो प्रोड्यूस होता रहे और एक सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करना है तो हमें बाहर से क्या डालना पड़ेगा, एक बेस डालना पड़ेगा। अब बेस इन तीनों में से कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। विनेगर क्या है, विनेगर तो खुद ही एसिड है, एसिड को तो एसिड बढ़ाएगा, एसिड
दिस इज एसिड। ये क्या है? एसिडिक एसिड। विनेगर इज एसिडिक एसिड। और लेमन क्या होता है? लेमन हमें पता है खट्टा होता है। अगर खट्टा होता है तो पक्का क्या होगा? एसिड। तो एसिड को एसिड थोड़ी ना मारेगा, एसिड को क्या मारेगा? बेस। तो बेस कौन सा है इनमें से? सोडियम बाइकार्बोनेट।